आते थे। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाए? देखिए, भूकंप की तीव्रता को, वर्षा की मात्रा को, वायुमंडलीय दाब को या वायु की आर्द्रता को। तो आपको ध्यान रखना है, भूकंप की तीव्रता को ही मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ का। साधारण मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है साथियों? 46 होती है। अगर 46 आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो मैं कहूंगा ये तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन नहीं दिया था। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, ये वायरस द्वारा होता है और मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है, काटने से होता है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि साथियों पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? मुख में होती है? नहीं। छोटी आंत में होती? नहीं। ये तो साथियों मस्तिष्क में होती है, तो मस्तिष्क आपका जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय ग्रंथि है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हृदय कब आराम करता है? ये बात आपसे पूछा जा रहा है। क्या कभी नहीं हृदय आराम करता है? भाई कभी ना कभी तो करता होगा। कब करता होगा मुझे बताइए। कणों के जो बीच का समय होता है साथियों, उस समय में ही हमारा हृदय आराम कर लेता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि कहने के भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है? मुझे बताइए साथियों। देखिए, आपको ध्यान रखना है, अरुण कुमार शर्मा की अगर बात करें तो ये भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, एक शुष्क सेल में इनमें से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है साथियों। एक शुष्क सेल में जो है ना, वो रासायनिक ऊर्जा ही संग्रहित होती है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, वो एक तरीके से साथियों मुक्त होती है। जब प्राकृतिक गैस का ज्वलन होता है साथियों, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस इनमें से किसका मिश्रण है? तो ये साथियों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन कहां पर लिखी हुई है? ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बात आपसे कुल मिला के साथ यहाँ पर पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा, अगर बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय रस में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, पीएच मान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पीएच मान क्या दर्शाता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं पीएच मान के बारे में साथियों, कि अगर कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है, उसके बारे में बताता है पीएच मान। तो निगेटिव फोटो नहीं साथियों, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है पीएच मान। बिल्कुल सही। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी नहीं बल्कि क्या था, बी है। हाँ, बी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतहों में जो कोण बन रहा है वो मापा जाता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल देखिए, करके विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो ये साथियों धारा के चुंबकीय प्रभाव पर साथियों कार्य करती है विद्युत घंटी जो होती है। सही जवाब आपका बी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी गैस तार के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बलों में भरी जाती है? तो कौन सी गैस है एक तरीके से अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों भरी जाती है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन भरी जाती है। तो नाइट्रोजन आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही है। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो कैंडिला अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बेक्वेरेल किसकी इकाई है? तो ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है साथियों? बेक्वेरेल है। यानी कि बेक्वेरेल किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। हाल ही में किस बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? किस बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो ये गुजरात को मिला है। गुजरात आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि गुजरात में बागवानी में बेहतर प्रदर्शन, यानी गुजरात का जो बागवानी क्षेत्र है वहां पर बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखिए, यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 2029 लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों जो जाएगा वो गुजरात के साथ जाएगा। यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति लॉन्च की है 2026 से 2029 तक वाली। 158 वर्षों बाद दुर्लभ बैंगनी फूलों वाले माली पौधे साइनेथन्स उकेरी को भारत में एक बार फिर कहां देखा गया? तो पता कहां पर देखा गया है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। कह रही कि जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? कोपेनहेगन शीर्ष पर रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, कोपेनहेगन ही शीर्ष पर रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद देखिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है ना, ये 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड देश की, तो भारत और न्यूजीलैंड देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अगला देखिए, कहां अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये पता साथियों कहां पर किया गया है? ये कोयम्बटूर में किया गया है। तो कोयम्बटूर आपके सवाल का जवाब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ जो किया है वो कहां पर किया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों विशाखापट्टनम में क्या, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ विशाखापट्टनम में किया है। आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत के 98वें नंबर के ग्रैंड मास्टर साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है साथियों? अश्वत S इनका नाम है और ये भारत के 98वें नंबर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। तो क्या आप लोग जानते हैं? बिश्केक आपका जवाब होगा। यानी कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। मैं कहूंगा रणछोड़लाल गोस्वामी इनका नाम है और इनको ही साथियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, करेंगे 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा साथियों? तेलंगाना राज्य करेगा। तेलंगाना आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में साथियों मी भूमि मी हक्को कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है साथियों। मी भूमि मी हक्को कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है। किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो ये काम साथियों पता कहां पर किया गया है? ये काम त्रिपुरा में किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है त्रिपुरा राज्य में। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा साथियों? जिनेवा करेगा। ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी जिनेवा करेगा। उसके बाद देखिए, कौन सा देश 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। क्या आपका जवाब होगा, मुझे बताइए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखना है साथियों, ऑस्ट्रेलिया आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों बिहार में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि इनका नाम है सौरभ गांगुली और सौरभ गांगुली ही ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय बने हैं। बताइए कि इन लेटर से ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ये कैसे लिखे गए, इसमें क्या कोडिंग है? देखिए, S19 पर होता है, U21 पर होता है, 2 बढ़ाया गया है। Q17 पर होता है, S19 पर होता है, फिर 2 बढ़ाया गया है। U से W हुआ है, 2 बढ़ाया गया। इन सभी में तो 2 बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें भी 2 बढ़ाना है मुझे। यानी कि W होता है 23 पर, तो 23 24 25 आ जाएगा। 25 पर Y होता है, H होता है 8 पर, यानी कि 2 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। 10 पर होता है साथियों क्या? J होता है, तो Y हो गया, J हो गया। Y के बाद साथियों यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो एक Z हो जाएगा, फिर A हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? YJA आपका ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी को बस यानी कि बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, कार को क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ट्रैक्टर को कार तथा कार को साइकिल कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? भाई साहब देखिए, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर को कार कहा गया है, तो आपका जवाब जो होगा वो साथियों कार हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा वह मेरे पिताजी की माता। देखिए, एक लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों? एक लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहे कि लड़के ने कहा कि वो मेरे पिताजी की माता कौन होंगी साथियों? दादी होंगी। पिताजी की माता कौन हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी। दादी का इकलौता पुत्र कौन होगा? दादी का इकलौता पुत्र तो साथियों यही होंगे, यानी कि इनके पिताजी होंगे। इनके पिताजी की पत्नी, तो इनके पिताजी की पत्नी कौन हो जाएंगी साथियों? ना कहीं इनकी मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, तो लड़के का उस फोटो वाली महिला यानी कि ये मम्मी क्या कहेंगी इनको? तो क्या कहेंगी साथियों? पुत्र ही तो कहेंगे, तो पुत्र कहेंगे। पुत्र कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है
आपसे कह रहे हैं साथियों, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, जितना जितना सातों आपसे कहा जाए उतना उतना आप जो है ना वो सातों करते जाएंगे। चलिए, तो 5 दोस्त हैं, एक गोलाकार मेज हमने यहाँ पर बना ली। 5 दोस्त हैं तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पर सातों 5 क्या। उसके बाद कह रहे कि सबका मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, कह रहे कि अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा हुआ है, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अर्जुन यहाँ पर है, अर्जुन यहाँ पर है। हमें कॉमन नाम चाहिए होता है कि अगर एक ऐसा नाम जो 2 बार आया है उसको लेकर सबसे पहले हमें सवाल को करना होता है। तो ठीक है, अर्जुन को ले लेते हैं यहाँ पर। अर्जुन हरमन के दाईं ओर है, तो हरमन के दाईं ओर कौन है? अर्जुन है। तो हरमन को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए हरमन को हमने यहाँ पर बैठा दिया, हरमन के दाईं ओर अर्जुन है, यानी कि अर्जुन यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अर्जुन यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों, देखिए अर्जुन के दाईं ओर बैठा है कौन? अब देखिए यहाँ पर हार्दिक की बात चल रही है। हार्दिक जो है ना ये आदित्य के बाईं ओर है, लेकिन हार्दिक जो है ये अर्जुन के दाईं ओर है, तो यानी कि हार्दिक जो होगा वो साथियों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, हरमन रेयांश के दाईं ओर है, तो हरमन यहाँ पर है, रेयांश यहाँ पर आएगा, रेयांश के दाईं ओर हरमन आ रहा है, आ जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब एक जगह बची है आदित्य, आदित्य यहाँ पर आ जाएगा। और सवाल आपसे पूछा गया है कि आदित्य के दाईं ओर कौन है ठीक बगल में? आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में रेयांश है, तो रेयांश आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में महेश बाएं से 70 में और दाएं से क्या लिखा हुआ है साथियों? ये कुछ नहीं है, बाएं से 70 में। ठीक है, तो बाएं से 70 में कह रहे हैं, यानी कि इस तरफ से अगर बात करते हैं तो 70वें स्थान पर है, और दाएं से उसकी पोजीशन देखते हैं तो 19वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो इन दोनों नंबर को आपको जोड़ देना है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक को घटा देना है। तो कितने हो जाएंगे साथियों? 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 36 एक अगर इसमें से घटाते हैं तो 35 आ जाएंगे, यानी कि उसमें टोटल कितने लोग हैं साथियों? 35 लोग हैं। 35 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि विजय कदमे राजेश से लंबा है, तो जितना जितना कहा जाए उतना उतना साथियों आप लोग यहाँ पर करते जाएंगे। विजय कदमे राज, देखिए विजय जो है ना ये राजेश से लंबा है, तो राजेश की अगर बात करते हैं साथियों, राजेश से लंबा, हमें इतना पता है कि राजेश से लंबा कौन है साथियों? विजय है। राजेश से लंबा कौन है? विजय है। उसके बाद कहने राजेश जो है ना ये राज से अधिक लंबा है, यानी कि अगर बात करते हैं राजेश, यानी कि ये जो राजेश है साथियों ये राज से अधिक लंबा है, राजेश। ठीक है, तो मैं कहूंगा राज फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि राजेश जो है ना ये राज से अधिक लंबा है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे राम अधिक लंबा है विजय से, राम अधिक लंबा है विजय से, यानी कि विजय के ऊपर राम आ जाएगा, राम यहाँ पर आपका आ गया विजय से, किंतु ब्रजेश से छोटा, यानी कि राम जो है ना ये ब्रजेश से छोटा है, तो ब्रजेश जो है वो सातों यहाँ पर आ जाएंगे, ब्रजेश यहाँ पर आ गए। सबसे लंबा कौन है भाई साहब? सबसे लंबा तो ब्रजेश है, तो ब्रजेश आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए अगले नंबर का सवाल सातों आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है, अब तो सातों मैथ्स यहाँ पर शुरू हो गई। चलिए मैथ्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, कह रहे हैं कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है साथियों? 10√2, ये रूट है साथियों, अंडर रूट है ना, 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है साथियों ये, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है ये, यानी कि इसकी लंबाई जो दी गई है वो 10√2 दी गई है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों? ए स्क्वायर होता है। ए अगर ये है, अगर इसकी भुजा ए मिल जाए हमें, तो ए स्क्वायर यही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इतनी बात साथियों समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए अच्छा, वर्ग के विकर्ण की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कितना दे रखा है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 दे रखी है। वर्ग का विकर्ण की अगर हम बात करते हैं साथियों, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण की अगर बात करें, वर्ग का विकर्ण जो होता है साथियों ये भुजा √2 होता है, यानी कि ये भुजा ए जिसको हमने माना है। तो अब यहाँ पर साथियों हमें वर्ग का विकर्ण दे रखा है, ये वर्ग का विकर्ण है, तो यहाँ पर हम 10√2 आ जाएगा बराबर यहाँ पर a√2 आ जाएगा, √2 सेम है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये तो भुजा निकली है, यानी कि ये जो लंबाई है ये 10 निकल कर आई है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकलना है, तो ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। अब आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोहन ने 275 प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदी, यानी कि एक टेबल का मूल्य कितना है? 275 रुपए है। यदि वह 5060 रुपए में 16 टेबल बेचता है ना, 16 टेबल बेचता, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर सबसे पहले अगर टोटल उन्होंने
560 रुपए में, है ना, 560 रुपए में 16 टेबल बेचता, तो एक मेज को कितने रुपए में बेचा ये हम निकाल लेंगे यहाँ से साथियों बहुत आराम से। तो अगर साथियों इसको मैं कैलकुलेट यहाँ पर कराऊँ तो कैलकुलेटर का मदद ले लेता हूँ साथियों, वैसे वैसे भी कट जाएगा, वैसे करा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर 4 से कट करें साथियों, 4 से नहीं 2 से करो, 2 चौक आ गया यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 4 से कट कर लें बताइए, ठीक है, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, बचेगा 1 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के यहाँ पर आपका निकल कर आया है। देखिए ये क्या है, ये एक मेज का विक्रय मूल्य है ना, एक मेज का विक्रय मूल्य है साथियों, ये एक मेज का विक्रय मूल्य जो आपके सामने निकल कर आया है ये 316 रुपए निकल कर आया है, 316.25 यहाँ पर सातों निकल कर आया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए एक टेबल आप 316 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन आपने एक टेबल 275 रुपए में खरीदी थी, तो लाभ कितना हुआ है, 275 रुपए में खरीदी, 316 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं साथियों, 316 में से आपको 275 को घटा लेना है ना। चलिए तो इधर क्या आ जाएगा साथियों, 2 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर आपका साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि 41.25% का मतलब इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 41.25 रुपए का आपको लाभ हुआ है। लेकिन लाभ को प्रतिशत में बदल के बताना है, तो इसलिए 100 से गुणा कर लेंगे और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका सातु क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको अब आपको सातु कैलकुलेट करके मुझे बताना है। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 0 लग जाएंगे, 1 लगा क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है। इन 2 0 से ये 2 0 यानी कि 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से कट कर लेते हैं साथियों, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 1 जाएगा 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। क्या 11 से कटेगा साथियों, एक बार देखिए जरा, हाँ कट जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा और 11 सत्ते 70, 11 पंजे 55, 5 से कट करेंगे साथियों, 5 का 5, 5 दूना 10, सॉरी 5 पंजे 25, यानी कि 15% आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि पी और क्यू मिलकर किसी कार को 105 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि पी प्लस क्यू ये दोनों अगर काम करते हैं तो 105 दिन में वो काम कर पाते हैं। अगर क्यू और आर वही काम को करते हैं तो साथियों 90 दिन में वो कार्य कर पाते हैं, और अगर पी और आर उस कार को मिलकर करते हैं तो 126 दिन में कर पाते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यानी कि अगर पी और क्यू और आर एक साथ उसी कार को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर अगर उस काम को करते हैं तो उनको कितना समय लग सकता है, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए एक ऐसा नंबर ले लेते हैं साथियों जो कि इन तीनों से कटे, मतलब इन तीनों नंबर को काट सके, वो हम यहाँ पर नंबर लेते हैं। लेकिन अभी हमें नहीं पता है तो साथियों हम एलसीएम निकाल लेंगे, 105, 90 और साथियों यहाँ पर 126 का, ठीक है ना। चलिए तो किससे कट करें साथियों मुझे बताइए, 2 से होगा नहीं साथियों, 2 से, चलिए स्टार्ट में 2 से ले लेते हैं, ठीक है। ये कटेगा नहीं तो ऐसे इसको लिख दीजिए, ये कटेगा तो 45 आ जाएगा, 2 छंग और 2 तियाँ हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट कर लीजिए, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से कट करते हैं, 35 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। अब 5 से कट करते हैं साथ, तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 आ गया। अब 7 से कटेगा, हो गया 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, यानी कि 18 की गुणा आपको कराना है 7 पंजे 35 से, 35 से। तो इसको मैं करा लेता हूँ साथ, तो 18 की गुणा यहाँ पर 35 से करा लेता हूँ, है ना। 18 पंजे 90 हो जाएगा और 18 तियाँ आपका यहाँ पर 54 हो जाएगा, 0 आ गया, 13 आ गया, 630 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर वो नंबर आया सातों 630। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से, इसको मैं हटा देता हूँ सातों यहाँ पर से, क्योंकि मुझे अभी जगह चाहिए होगी इसलिए। चलिए अब देखिए, यानी कि कहने का मतलब है साथियों कि 630 जो है वो 105 भी काट देगा, 630 को 90 भी काट देगा 126 के, लेकिन कितनी बार में काटेगा, मेरे हिसाब से 6 बार में काटेगा। 105 छंग होता है साथियों 630, ठीक है। 90 की अगर हम बात करते हैं तो 90 सत्ते होता है 630, 126 की अगर बात करें 126 पंजे होता है 630। यानी कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, अब देखिए यहाँ पर पी क्यू की क्षमता की, ये क्षमता निकल कर आई है 6, क्यू आर की क्षमता है 7, पी आर की क्षमता है साथियों 5, समझ गए। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें सारी चीजें 2 हैं, 2 पी हैं, 2 क्यू हैं, 2 आर हैं, तो मैं कहूँगा 2, है ना। अब अंदर क्या लिख लेंगे साथियों, पी प्लस क्यू प्लस आर लिख लेंगे, और बराबर की अगर बात करते हैं साथियों, अब ये जुड़ जाएगा, 6 प्लस 7 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 आ जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। पी प्लस क्यू
प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों की जो क्षमता निकल कर आती है, कार्य क्षमता निकल कर आती है, वो 9 निकल कर आती है ना। ये क्या चीज है साथियों, ये टोटल कार्य है। यानी कि अगर टोटल कार्य 630 है और तीनों लोग मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? 9 सत्ते 63 होता है, 0 हो जाएगा, यानी कि 70 दिन का समय लगेगा। समझ में आया साथियों? तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।